गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि एक पीसी कैसे बनाते हैं। आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे स्टार्ट टू फिनिश एटलीस्ट मैं प्रेफर करता हूँ पीसी बनाना है, या मेरे कुछ जो खास टिप्स वगैरह है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड इस कार्य में हमारी मदद करने वाले हैं MSI एंड दे आर स्पॉन्सरिंग दिस बिल्ड। और उन्होंने अपने कुछ खास प्रोडक्ट्स भेजे, खास कंपोनेंट्स भेजे हैं टू हेल्प अस इन दिस बिल्ड। बट डोंट वरी, जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा वो सब एप्लीकेबल होंगी आपके नॉर्मल पीसी पार्ट से भी। रेकमेंड करूंगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सर्च करना है या चेक करना है तो जो टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन में और हमारे कमेंट में, पहले कमेंट में, तो उनको ज़रूर चेक करो। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आराम से देखना, स्लो मोशन करके देखना, लेकिन देखना ज़रूर। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। आई होप आप सब तैयार हैं इस चीज़ के लिए, और मैं जल्दी से शुरू करता हूँ विद द प्री बिल्ड रिक्विजिट्स। स्पेलिंग क्या है आ रही, बड़ा अजीब सा वर्ड है, आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पीसी बिल्ड करने से पहले आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या किन चीज़ों का जुगाड़ आपको करना है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ चेक और टैली योर बिल्स प्रॉपरली। वेल, जो भी आप कंपोनेंट्स खरीदते हो उनके बिल्स एक बार ज़रूर चेक करना। अगर आपने एक ही बिल बनवाया है तो बिल में सीरियल नंबर ज़रूर चेक करना। डिसअसेंबल करने से पहले आपको मतलब आइडिया लग जाए कि हाँ दीज आर एक्चुअल ओरिजिनल पार्ट्स, या फिर कोई घपला नहीं हुआ आपके साथ, कोई हेरा फेरी नहीं हुई आपके साथ। और कुछ भी गड़बड़ लगे वापस अपने स्टोर के पास जाओ, वापस अमेज़ॉन के पास जाओ, वापस किसी ऑनलाइन रिटेलर के पास जाओ और उनको बोलो कि इसमें कुछ गड़बड़ है। टिप नंबर 2, पीसी पार्ट्स कंपैटिबिलिटी। ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज मैंने कई बार देखा है लोग पार्ट्स खरीद लेते हैं और बनाने के टाइम उनको रियलाइज़ होता है कि ये पार्ट इसके साथ तो कंपैटिबल ही नहीं है। तो ये रिसर्च वाला जो पार्ट है ना, कंपैटिबिलिटी वाला रिसर्च, ये आपको ज़रूर पहले से करके रखना पड़ेगा। बिल्ड के टाइम के लिए ना रखे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स प्लीज़। पॉइंट नंबर 3, स्पेस यानी अंतरिक्ष नहीं, हमारा ब्रह्मांड नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे आपने एक्चुअली पीसी बनाना है। ऑलवेज इफ़ पॉसिबल जहाँ भी आप पीसी बनाने का प्लान कर रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो, किसी दोस्त के घर पे कर रहे हो, थोड़ी सी जगह अपने आसपास ज़रूर रखो। काम आसान होता है, सामान वगैरह को डैमेज होने का चांस कम होता है। कोई स्क्रू वगैरह गुम होगा, जो ऑब्वियसली होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, स्क्रू वगैरह कोई ना कोई गिरेगा। वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कम से कम करने के लिए आप एक अच्छी सी जगह चूज़ करो। पॉइंट नंबर 4, क्या टूल्स चाहिए आपको? वेल, मुझे टूल्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर। इट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रूइंग। एंड हाँ, स्क्रू से याद आया, अगर आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें तो प्लीज़ कोशिश करना मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें, और ऐसा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें जिसका ये वाला जो बिट है, बेसिकली जो एक्चुअली नेक है स्क्रू ड्राइवर की, थोड़ी लंबी हो, एटलीस्ट 4-5 इंच लंबी हो, काफ़ी मदद हो जाती है। अगला टूल, इट्स अ पेयर ऑफ सिजर्स। मैनली दिखना चाहते हैं देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर वायर कटर्स, वायर स्ट्रिपर्स, जो भी आप इनको कहते हैं। आपको चाहिए बहुत सारी या बहुत कम, डिपेंडिंग आप कितने लेजी हो, जिप टाइज और वेलक्रो टाइज। वेलक्रो जो है वो हर केस के साथ नहीं आता, वो आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी। इसकी मतलब जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जो अच्छे वाले वेलक्रो है, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट। एंड लास्ट में, अगर आपका कुछ काम ना बने एंड यू आर लुकिंग फॉर द अल्टीमेट टूल ऑफ पीसी बिल्डिंग, देन इट्स दिस प्यारा हैमर। यू कैन यूज इट जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज आप वो RGB की केबल नहीं लगा पा रहे, या आपका कोई RGB सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, देन इट्स अ हैंडी लिटिल टूल फॉर इट। पॉइंट नंबर 5, इट्स मैनुअल्स। बिकॉज मैनुअल्स में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है या इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है डायग्नोस करने में। अगर आपका पीसी चल भी पड़ा ना, उसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, दिस पीस ऑफ पेपर कैन एक्चुअली हेल्प यू। हम तो एक्चुअल फिजिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हमारा स्टेप है वो स्पेस देखना जिस पे आप एक्चुअली बिल्ड करोगे। तो आप टेबल पे बिल्ड कर सकते हो, नीचे बैठ के बिल्ड कर सकते हो, छत पे बिल्ड कर सकते हो। बाथरूम में नहीं करूँगा रेकमेंड मैं बिल्ड करना, बस कोशिश करना डायरेक्टली कारपेट पे ना करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक एंटी स्टैटिक वर्क मैट आप खरीद लो। बाय चांस आपके पास कोई बड़ा माउस पैड है या कोई बड़ा रबर का पीस है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली अपना कोई लार्ज एक्सटेंडेड माउस पैड यूज़ करना पसंद करता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ी ग्रिप वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड करता है और थोड़ा सॉफ्ट भी है, तो नॉन कंडक्टिव भी है। तो मदरबोर्ड हम लोग अपना उठाते हैं, ये है MSI का क्रिएशन X570। इसमें वो हर एक पोर्ट है जो आपको
एक एडवांस्ड या किसी भी टाइप के पीसी बिल्ड में काम आएगा या यूज़ होगा। अब मैं अनबॉक्स करना नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे अनबॉक्स करते हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ कई सारे हमारे गुरुजीज वगैरह बैठे हुए हैं अनबॉक्सिंग के लिए। तो अगर तो आप सॉफ्ट सरफेस कुछ ऐसा यूज़ करें तो आप डायरेक्टली मदरबोर्ड के इसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। अगर नहीं तो आप जो मदरबोर्ड का डब्बा है उसको एज अ बेस यूज़ कर सकते हो। कि मदरबोर्ड के साथ कई सारी एक्सेसरीज आएगी तो उनका ज़रूर आपको ध्यान रखना हो। जैसे मैंने पहले बताया था, मैनुअल्स इसके निकाल के ज़रूर रख लेना। तो हम अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं एंड इट्स अबाउट इंस्टॉलिंग द प्रोसेसर। तो फिलहाल हम लोग AMD प्रोसेसर के साथ बिल्ड करें, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बॉक्स से कैसे निकालना है प्रोसेसर अपना, एटलीस्ट ये प्लास्टिक वाला हिस्सा कैसे बॉक्स से निकालना है। प्रोसेसर को प्लास्टिक वाले पार्ट से निकालने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा अपने एक्चुअली सॉकेट को अनलॉक करना। AMD सॉकेट में आपको यहाँ पे एक लीवर मिलता है जिसको आपको ऊपर उठाना है। आपको अगर आप इसी डायरेक्शन में मेरी तरह ही बैठे हो या खड़े हो तो आपको अपनी तरफ पिन को खींचना है और वो उसको धीरे से ऊपर करना है। अब आपको फोर्स नहीं करना, इसको ज़्यादा पुश नहीं करना, बिकॉज बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सॉकेट का ये छोटा सा प्लास्टिक वाला पार्ट तोड़ सकते हो एंड इट्स वेरी कॉमन। इसको ब्रेक करना बहुत आसान है, तो ज़रा सा आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग प्रोसेसर को निकालते हैं और हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आप प्रोसेसर को इस प्लास्टिक वाले हिस्से से निकालें थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लॉक्ड होता है और अगर आप ध्यान ना दें ये प्रोसेसर अपने जगह से निकल के गिर सकता है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, स्पेशली विद AMD प्रोसेसर्स। रीज़न बीइंग उनके पिंस नीचे होते हैं। अब आपको प्रोसेसर उठाना है आराम से इस तरीके से और इसको पिंस को बिल्कुल भी नहीं छूना। तो हमेशा कॉर्नर से अपने प्रोसेसर को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट वे। प्रोसेसर को बहुत ही केयरफुली पकड़े, लेकिन आपको ज़्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप नर्वस हो जाएंगे, आप शेक करना शुरू कर देंगे और प्रोसेसर गिरने के चांसेस बढ़ जाएगा। डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ और आपको आराम से प्रोसेसर को अपने सॉकेट पे लगाना है। कई लोग एक्चुअली बोलते हैं कि जो आपका प्रोसेसर है वहाँ पे एक छोटा सा पिन होगा, छोटा सा ट्रायंगल होगा जिसको आपको सॉकेट के ट्रायंगल के साथ मैच करना है, एंड दैट्स ओके। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जहाँ पे सॉकेट आपका लिखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में लिखा हुआ है और आपके प्रोसेसर के टेक्स्ट की ओरिएंटेशन वो सेम हो, तो नॉर्मली दैट्स फाइन। तो हम लोग सिंपली इसको अलाइन करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर एक बार अपनी पोजीशन पे लग जाएगा ये हिलेगा नहीं, ये मूव नहीं करने वाला अपनी जगह से। यहाँ पे सेम जैसे हमने इसको खोला था आराम से, सेम इसको आराम से हम प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा फोर्स लगेगा, ज़्यादा नहीं, और एक बार नीचे लाने के बाद हम लोग इसको अंदर की तरफ पुश कर देंगे एंड योर प्रोसेसर इज इंस्टॉल्ड। अब हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हमारी रैम इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको जल्दी से 2-3 एक्स्ट्रा टिप्स दे देता हूँ रैम के बारे में। जितनी कम स्टिक्स होगी उतना ज़्यादा आपका काम आसान होगा, आपके प्रोसेसर का काम आसान होगा। यानी अगर आप 32 GB लगाना चाहते हैं अपने PC पे रैम, तो 4 स्टिक्स की बजाय 2 16 GB की स्टिक्स बेटर रहेगी। सिमिलरली अगर आपको 16 GB है तो 16 GB की एक स्टिक लगाने की बजाय 2 स्टिक्स बेटर रहेगी बिकॉज ऑफ डुअल चैनल। तो इन 2 चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रख सकते हैं जब आप परचेस कर सकते हैं। तो हमेशा बेटर रहता है कि जितने आपको ज़रूरत है ना उससे एक्स्ट्रा रैम खरीद लो, बिकॉज बाद में अपग्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ दैट्स फ्यू ऑफ माई सजेशंस। अब जो स्लॉट सिलेक्शन है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके मदरबोर्ड मैनुअल पे गिवन होती है। कई बार मदरबोर्ड मैनुअल के अलावा आपके मदरबोर्ड पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है छोटा सा चार्ट बना है, ये चार्ट बेसिकली शो कर रहा है कि आपको सबसे पहले कौन से रैम स्लॉट पे आपको रैम इंस्टॉल करनी है। तो कई बार यहाँ मेंशन नहीं होता, वो आपके मैनुअल में मेंशन नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैनुअल्स ज़रूर ध्यान रखना। मैनुअल एक बार अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे उसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली मैनुअल पे लिखा होगा। एक साइड वाली क्लिप है, 2 साइड वाली क्लिप है, इनको खोलना काफ़ी आसान है, बस प्रेस करें खुल जाती है। अब हमारे मदरबोर्ड के अकॉर्डिंगली फर्स्ट और थर्ड स्लॉट्स पे हमें अपनी रैम इंस्टॉल करनी है। उसका एक एरिया बड़ा होता है, एक स्लॉट बड़ा होता है कंपेयर टू अदर वन। जो छोटा वाला हिस्सा होता है, जो छोटे जहाँ जिस साइड पे कम पिंस होगी वो आपके रैम स्लॉट में नीचे होगी। तो आपको बस ध्यान से नॉच को मैच करना है और यहाँ पे जैसे हम लोग वो लेगो सेट्स वगैरह या बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह नहीं खेलते थे बचपन में, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे रैम को हल्के से स्लॉट प्लेस करना है और फिर दोनों तरफ से फर्मली प्रेस करना है जब तक आपको एक क्लिक ना सुनाई दे। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से, बस आपको स्लॉट्स मैच करने हैं, आपको नॉचेस मैच करने हैं। एक ही तरफ से रैम घुस सकती है, दोनों तरफ से नहीं जाएगी, सिमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं होता। तो आपको बस प्रेस करना है और तब तक प्रेस करना है जब तक आपको एक क्लिक ना सुनाई दे। मैं निकालना भी बता देता हूँ रैम को निकालते कैसे। सेम तरीका है, क्लिप्स खोलो एंड जैसे आप क्लिप खोलते हो एक साइड से रैम बाहर आ जाती है, पॉप आउट हो जाती है और आप उसको खींच सकते हो। अब हम लोग
थर्ड कंपोनेंट पे जाते हैं जो आपके डायरेक्टली मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट M.2 SSD। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ SSD, एक होती है M.2 NVMe और एक होती है M.2 SATA। यानी अगर आपके मदरबोर्ड पे 2 स्लॉट है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्लॉट पे NVMe ड्राइव चल सके या दोनों स्लॉट पे SATA SSDs चल सके, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाय चांस अगर आपके पास थोड़ा एंट्री लेवल मदरबोर्ड हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस चीज़ की अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैनुअल में क्लियरली मेंशन होगा, स्पेसिफिकेशन में वेबसाइट पे मेंशन होगा कि आपका जो स्लॉट्स है वो क्या सपोर्ट करते हैं। बाकी आजकल जो मॉडर्न मदरबोर्ड्स हैं नॉर्मली 10-15 हज़ार के ऊपर या 10-12 हज़ार के आसपास के मदरबोर्ड से, उनके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। कवर ना हो तो एक हीट सिंक होती है SSD माउंट के ऊपर। अब उनको खोलने का तरीका नॉर्मली एक ही होता है, आपको छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये वाला। तो उस साइज़ का स्क्रू ड्राइवर लेके आप स्क्रूज उनके उतार सकते हो। अगर छोटा कवर तो छोटे कवर के स्क्रूज उतार दो, अगर इस तरीके का बड़ा कवर है तो इस तरीके के बड़े कवर के स्क्रूज उतार दो। छोटा सा चार्ट है जहाँ पे मेंशन्ड है कि जो ऊपर वाला हमारा M.2 स्लॉट है वहाँ पे SATA SSDs नहीं लग सकती, वहाँ पे सिर्फ NVMe SSDs लग सकती है। एंड जो नीचे वाला स्लॉट है वहाँ पे SATA SSDs लग सकती है, इंक्लूडिंग NVMe SSDs भी। आपको बस प्लेस करना है सिमिलरली जैसे हमारे रैम के साथ था। यहाँ पे एक छोटा सा नॉच है, उस नॉच को आपको मैच करना है। आपको अंदर की तरफ मतलब SSD को इस तरफ पुश करना है एंड इट्स इंस्टॉल्ड। इट्स वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा फोर्स नहीं लगती। आपको बस एक छोटा सा क्लिक सुनाई देगा एंड योर SSD इंस्टॉल। तो इन SSDs को सिक्योर करने के लिए हमें अपने मदरबोर्ड के डब्बे में एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, एंड इट्स दीज लिटल बगर्स, जिनको मैं कहूँगा दुनिया का सबसे बेकार स्क्रूज में से एक है। तो इनको कहते हैं M.2 स्क्रूज, और ये आपके मदरबोर्ड के साथ आते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा छोटे स्क्रूज हैं एंड आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंस्टॉल करने के टाइम। तो मैं इस स्क्रू की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा है जैसे आप देख रहे हो। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स मच मोर कन्वीनियंट। तो आपको स्क्रू को प्लेस करना है और आपको धीरे से उसको रोटेट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, दीज आर वेरी लाइट वेट डिवाइसेस। बस 2-3 टर्न जब तक ये हिले ना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा टाइट मत करो बिकॉज इनको बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है स्ट्रिप करना, ख़राब करना। आपको अगर आपके पास कोई हीट सिंक वाला ऐसा मदरबोर्ड है जहाँ पे एक हीट सिंक लगी हुई है, हीट शीट लगी हुई है, आपको उसको उल्टा करके ज़रूर देखना है कि वहाँ पे कोई थर्मल पैड्स तो नहीं लगी हुई। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस मदरबोर्ड के साथ ये थर्मल पैड्स आती है। हर थर्मल पैड के ऊपर जब मदरबोर्ड नया नया होता है उसके ऊपर एक ब्लू कलर की फिल्म लगी होगी या वाइट कलर की फिल्म लगी होगी जिसको आपको निकालना है। तो हम लोगों को सिंपल इसको दोबारा प्लेस करना है। तो एक साइड से इसको हम प्लेस करेंगे, अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कूलर की इंस्टॉलेशन के लिए। अब कूलर कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, एयर कूलर्स और लिक्विड कूलर्स, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक है तो पेल्टियर कूलिंग भी। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक हमारे स्टॉक कूलर के इंस्टॉलेशन से। सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहला जो स्टेप है आपको करना है वो है इन ब्लैक क्लिप्स को निकालना। और ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि हर AMD मदरबोर्ड के साथ एक बैक प्लेट आती है जो आपको यूज़ करनी पड़ती है स्टॉक कूलर माउंट करने के लिए और कभी कभार कुछ डेडिकेटेड कूलर्स माउंट करने के टाइम भी। तो सबसे पहले हम क्लिप्स को निकालते हैं, 4 स्क्रूज खोलने हैं। तो आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन क्लिप्स के बारे में, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मदरबोर्ड को RMA के लिए भेजेंगे तो इन क्लिप्स का होना मदरबोर्ड पे बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो कई बार RMA क्लेम्स अगर रिजेक्ट कर देते हैं, नॉट इंक्लूडिंग फुल मदरबोर्ड कंपोनेंट्स की वजह से। देखो, अगर आपका स्टॉक कूलर जो आएगा उसके थर्मल पेस्ट लगी होगी, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप आफ्टर मार्केट थर्मल पेस्ट जाके खरीदें। मैं कुछ अच्छे थर्मल पेस्ट की, सस्ते टिकाऊ थर्मल पेस्ट की और हाई एंड थर्मल पेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली उनमें से कोई एक परचेज कर सकते हैं। और अभी जो मैं थर्मल पेस्ट यूज़ करने वाला हूँ वो एक हमारी इंडियन कंपनी की थर्मल पेस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है, एंड इट्स अस्त्र कवच प्रो थर्मल ग्रीस। लेकिन जैसे कहते हैं ना, डू एज आई से एंड नॉट एज आई डू। अभी के लिए बिकॉज मैं थोड़ी टेम्परेरी थर्मल पेस्ट लगाने वाला हूँ, मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी थर्मल पेस्ट लगानी ज़रूरी है। मैं फालतू की थर्मल पेस्ट बेकार वाली दिखाऊंगा। गलती से भी इसको यूज़ मत करा। मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसी थर्मल पेस्ट फैलती है या कितना लगाना चाहिए, सब क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। इसको यूज़ मत करना। तो थर्मल पेस्ट लगाने के कई तरीके हैं। आप एक डॉट के साथ शुरुआत कर सकते हो, बीच में सेंटर पे एक डॉट लगा दो,
मीडियम साइज़ का, या फिर आप क्रॉस बना सकते हो, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा कोई आर्ट स्टूडेंट वगैरह हो आप पेंटिंग भी कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं है आपको। लेकिन नॉर्मली जनरल मैं जो आज तक यूज़ करता हूँ तरीका वो है एक सिंपल सिंगल डॉट, और मैं बाकी कूलर के प्रेशर पे डिपेंडेंट हूँ। तो सबसे आसान तरीका है Z पे एम करो, Z पे एम करते हुए ऑलमोस्ट इतना सा थर्मल पेस निकाल सकते हो आप। इस टाइप के प्रोसेसर के लिए अगर आप अच्छी तरह प्रेशर लगाओ काफ़ी रहता है। इसे थोड़ी आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों को आदत है या कुछ लोग पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं इस पैटर्न में थर्मल पेस्ट लगाना, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, इट्स स्टिल फाइन, ये भी काम कर जाता है। तो स्टॉक कूलर इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। बस आपको अपने स्क्रूज की पोजीशन अलाइन करनी है बैक प्लेट के साथ। बैक प्लेट के कुछ स्टैंड ऑफ्स हैं, उनके साथ आपके स्टॉक कूलर के स्क्रूज को पोजीशन करना है। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक राउंड में स्क्रूज को कसना शुरू करते हैं, जो गलत तरीका है। सही तरीका है एक स्क्रू को थोड़ा सा कसना, आपको फील होगा कि वो कैच कर रहा है उसका स्क्रू। इस स्क्रू के ऑपोजिट साइड के स्क्रू को टाइट करना है। इसके बाद सिमिलरली आप कोई दूसरा स्क्रू पकड़े एंड आपको ऐसी आवाज़ आनी शुरू होगी जैसे क्लिक वाली, यानी आपका स्क्रू कस रहा है। जब स्टॉक कूलर वगैरह कोई भी कूलर वगैरह इंस्टॉल करें, कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें मदरबोर्ड पे, बिकॉज उसकी पीसी थोड़ी सी बेंड हो सकती है, स्पेशली अगर बैक प्लेट थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला हो। ये लॉक वाली आवाज़ जब तक आपकी बंद ना हो जाए आप स्क्रूज को कसते रह सकते हैं, बिकॉज इसमें एक स्प्रिंग है। तो आपको तब तक आप सेफ है जब तक ये अपने आप रुक ना जाए स्क्रूज कसना। अब हम इस स्टॉक कूलर की केबल अपने फ़ैन कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको बस मदरबोर्ड पे ढूंढना है एक फ़ैन कनेक्टर जो नॉर्मली इस एरिया में रहता है, ये टॉप वाले एरिया में रहता है, टॉप राइट और थोड़ा सा टॉप वाले एरिया में आपको एक कनेक्टर मिलेगा जो एक 4 पिन, जिस पे 4 पिन कनेक्टर होगा और उसके ऊपर लिखा होगा CPU फ़ैन। जैसे यहाँ पे ये हमारा CPU फ़ैन है, ये वाला कनेक्टर, तो हमें ये वाला कनेक्टर ढूंढना है। ये फ़ैन कनेक्टर एक ही तरीके से जाता है, तो बस आपको वही मैच करना है और आपको पुश करना है और आपका CPU कूलर इंस्टॉल्ड है, स्टॉक कूलर इंस्टॉल्ड है और आपकी फ़ैन केबल भी है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इतने अच्छे महंगे प्यारे मदरबोर्ड के साथ ये अजीब सा बेकार सा स्टॉक कूलर लगाया। वेल वो तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, बिकॉज आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं MSI का बहुत ही प्यारा कूलर एंड इट्स द कोर लिक्विड 360R, जो कॉकरोच था। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कूलर है और हमारे 3700X के लिए बहुत ही अच्छा मैच होगा। और इस वीडियो में ये कवर करना भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा कूलर कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने स्टॉक कूलर कर दिया बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू गेट अक्वेंटेड विद कि कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं कूलर्स वगैरह। लेकिन अगर आपको कोई कस्टम कूलर इंस्टॉल करना है तो उसके डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको मैनुअल में मिल जाएंगे, जैसे मैं पहले भी कहा था, और उसके डिटेल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों के द्वारा मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी लोग कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो हमने अपना लिक्विड कूलर असेंबल कर लिया है, हमने अपना पंप हेड माउंट कर लिया, रेडिएटर पे फैंस माउंट कर लें। इसके बारे में मैं जल्दी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ थोड़ी देर में। फ़ैन की केबल्स है, उनको आपको CPU फ़ैन जो कनेक्टर है उससे कनेक्ट करना है, सेम उसी कनेक्टर से। तो इस कूलर के साथ स्प्लिटर मिलता है, तो हमने स्प्लिटर पे तीनों केबल्स को कनेक्ट करके यहाँ पे एक सिंगल कनेक्टर बना दिया और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब लिक्विड कूलर्स में एक और एक्स्ट्रा केबल होती है जो बहुत ही ज़रूरी होती है, एंड तो ये है पंप के पावर की केबल। ये दिखने में सेम फैन कनेक्टर की तरह होती है और लगती भी उसी पोर्ट में है। टेक्निकली इसको किसी भी फैन पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, फैन कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आजकल जो मॉडर्न मदरबोर्ड्स आते हैं वहाँ पे डेडिकेटेड AIO पंप का हेडर होता है, कनेक्टर होता है। तो हमेशा रिकमेंडेड है कि आप वहाँ पे इसको इंस्टॉल करो, बिकॉज बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आपने गलत कनेक्टर पे लगा दिया तो आपने चेक नहीं किया, ध्यान ना दिया हो, तो पंप ऑन ही ना हो, अपनी पूरी स्पीड से पहुंचे ना, और कम स्पीड पे घूमने की वजह से शायद आपका जो CPU है वो ओवरहीट हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। साथ ही कनेक्टर है CPU फैन का भी और AIO पंप का भी, तो हम वहीं पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें इंस्टॉल करना है हमारा पावर सप्लाई। केस में फाइनल असेंबली करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लो कि सारे कंपोनेंट्स आपके चल रहे हैं, बिकॉज एक बार केस में आपने इंस्टॉल कर लिया ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और कभी कभार सारा डिसअसेंबल करना पड़ता है बिकॉज एक पार्ट चलना बंद कर गया। पावर सप्लाई लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पावर केबल्स कैसे कनेक्ट करते हैं।
तो हम लोग पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो पावर सप्लाई हमारा है A850GF। इनको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए, बहुत ही बेकार फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं लोग। तो पावर सप्लाई अच्छी है। हम लोग 850 वाट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आप चाहे 650 वाट यूज़ करो, 450 वाट यूज़ करो, प्रोसीजर सेम रहने वाला है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला। को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी वीडियो जाओ चेक करो, वहाँ पर मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है। बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो है। ततैया मेरे सिर पे आके लैंड हुआ। ततैया वापस आते हैं MSI के पावर सप्लाई के बारे में बात करते हुए। इट्स अ फुली मॉड्यूलर डिज़ाइन। और आप जो पावर सप्लाई खरीदेंगे वो मॉड्यूलर हो सकती है, सेमी मॉड्यूलर हो सकती है, नॉन मॉड्यूलर हो सकती है। रिकमेंडेशन मेरी यही, अगर आप खरीद रहे हो एक नया पावर सप्लाई, नया PC खरीद रहे हो, हमेशा सेमी मॉड्यूलर या फिर मॉड्यूलर पावर सप्लाई चूज़ करो। अब एज अ न्यूबी या न्यू बिल्डर मैं समझ सकता हूँ कि इतनी सारी केबल्स देख के आप थोड़ा सा घबराएंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। हम सिर्फ बेसिक केबल्स लगाएंगे, और हर कंप्यूटर की बेसिक केबल्स मेनली 2 होती हैं, जो 3 होती है, जो आपको ज़रूरत होगी PC को पावर अप करने के लिए, उसके डिस्प्ले लाने के लिए। फर्स्ट है आपकी 24 पिन केबल, जिसमें सरप्राइजिंगली 24 पिन्स होती है मदरबोर्ड साइड पे। दूसरी केबल जो हमें ज़रूरत है वो है हमारी CPU केबल। अब ध्यान दें कि CPU केबल में भी 8 पिन्स होते हैं, 8 पिन्स होते हैं, और GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड के केबल में भी 8 पिन्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच में सबसे आसान तरीका है डिफरेंस निकालने का, कि जो हमारी CPU की केबल होती है वो 4x4 की कन्फिग्रेशन में डिवाइड होती है। 4 पिन्स यहाँ पे, 4 पिन्स यहाँ पे। और जो हमारी GPU की केबल होती है वो 6+2 की कन्फिग्रेशन में डिवाइड होता है। यहाँ पे 6 पिन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 मोर हियर। बिकॉज ये हमारी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, ये वाला जो कनेक्टर है ये डिपेंड करेगा पावर सप्लाई पे कि उसका डिज़ाइन कैसा होगा। कभी कभार ये 4 पिन भी होती है, कभी 6 पिन, कभी 5 पिन, वो आपके मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। मैं उसके बारे में यही रिकमेंड करूँगा, आप उसकी गाइड फॉलो करें। लेकिन मदरबोर्ड या फिर ग्राफिक्स कार्ड में हमेशा 6/2 लगेगी, 4x4 CPU के लिए लगेगी, और मदरबोर्ड के लिए 24 पिन लगेगी। हम लोग सबसे पहले मदरबोर्ड वाली केबल लगाते हैं, एंड इट्स द बिगेस्ट केबल। आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन सी मदरबोर्ड वाली केबल है, अगर आप मॉड्यूलर पावर सप्लाई इंस्टॉल करें तो। अगर नॉन मॉड्यूलर भी होगी ना, तो वहाँ पे तो आपको और भी आसान हो जाता है, बिकॉज आपको सिर्फ डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है, और कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, बिकॉज हमारे मदरबोर्ड का कनेक्टर 90 डिग्री पे है, तो हमें उसके हिसाब से उसको असाइन करना है। अब यहाँ पे आपकी केबल पे एक छोटी सी क्लिप होगी, और सिमिलरली आपका जो कनेक्टर होगा, जो यहाँ पे नॉर्मली राइट साइड पे होता है मदरबोर्ड के, तो आपको क्लिप को दोनों मतलब बेसिकली लॉक के साथ ओरिएंट करना है, और यहाँ पे इंसर्ट करके तब तक पुश करना है जब तक ये क्लिप वहाँ पे लग ना जाए। कभी कभार नहीं लगती, कभी कभार लग जाती है। नॉर्मली जब तक वो टाइट हो जाए, एक आराम से पुल के साथ ना निकले, आप समझ जाइए आपकी पावर केबल्स कनेक्टेड हो गई है। तो हमने मदरबोर्ड की 24 पिन पावर केबल इंसर्ट कर ली है। अब ध्यान रखना कि कुछ ये जो केबल है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट फिट होती है कभी कभार, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप इसको पुश कर सकते हो जब तक ये आराम से क्लिक ना हो जाए। तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि क्लिक हो जाए यहाँ तक कि लूज, बिकॉज अगर लूज रह जाएगी ना तो PC को झटका पड़ेगा, PC बंद हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये पूरी तरह इंसर्ट हुई है कि नहीं। केबल्स के ऊपर लिखा होता है CPU केबल, PCI केबल। PCI का मतलब ग्राफिक्स कार्ड, CPU का मतलब CPU। तो हम यहाँ पे हम CPU के लिए 8 पिन 4+4 वाली केबल यूज़ करेंगे। अब ऐसे कई सारे हाई एंड मदरबोर्ड्स में यहाँ पे आपको 2 8 पिन कनेक्टर्स मिलेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक 8 पिन काफ़ी होता है, अप टू 250 और 260 वॉट्स, तो चल जाएगा। पिन्स मैच करनी है, क्लिप्स को मैच करना है। यही वाली क्लिप इस लॉक के साथ फिट होती है। आप और सबसे अच्छी बात है कि ये जो 8 पिन या 24 पिन है वो एक ही डायरेक्शन में घुस सकती है, उनका की एक ही साइड का होता है, तो आप गड़बड़ करने का चांस बहुत कम है। बस आप ये देखना कि 8 की 8 पिन्स प्रॉपर्ली मैच हो रही है, एंड यू आर रेडी टू पुश। अब बिकॉज हमने हमारी CPU केबल और मदरबोर्ड केबल इंस्टॉल कर ली है, एटलीस्ट अलग कर ली है, अपनी GPU केबल्स निकाल लेते हैं, बिकॉज हमने अब वो टाइम आ गया जब हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड अपना। हम जो केबल्स एक्स्ट्रा है जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम उनको अलग कर देते हैं और उनको साइड पे रख लेते हैं। और हम लोग इस प्यारे से मॉन्स्टर को यूज़ करने वाले हैं, एंड इट्स द 3080 गेमिंग एक्स्ट्रायो, जो बहुत ही तेज़ कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत रेयर भी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं माउस पैड यूज़ कर रहा हूँ अपना सारा सामान वगैरह रखने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं एक्चुअली मदरबोर्ड के डब्बे
को इसके नीचे रखूँगा ताकि मैं ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर सकूँ और मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए, मुझे बेसिकली थोड़ी हाइट मिल जाए। तो मदरबोर्ड को हाइट देने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो देखो आजकल जितने भी मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड है ना, सारे PCIe स्लॉट पे लगते हैं, PCIe 16X स्लॉट जिसको कहते हैं। एंड ये बहुत आसान है डिटेक्ट करना। दिस इज़ द बिगेस्ट हॉरिजॉन्टल स्लॉट ऑन योर मदरबोर्ड। तो इस स्लॉट को हम PCIe 16X स्लॉट कहते हैं और इस पे हमारा ग्राफिक्स कार्ड माउंट होगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे 3 स्लॉट्स है, 1 2 3। अब इसमें से कौन सा यूज़ करने लायक है, कौन सा यूजेबल है? वेल देखो, इस टाइप के मदरबोर्ड में, इतने हाई एंड मदरबोर्ड में तो आप चाहे फर्स्ट पे लगाओ या सेकंड पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपका एक थोड़ा एंट्री लेवल मदरबोर्ड है, लो एंड मदरबोर्ड है, तो हमेशा रिकमेंडेड रहता है जो पहला स्लॉट है, जो सबसे पहला बड़ा PCIe 16X स्लॉट है, वहाँ पे अपने ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल किया जाए। तो यहाँ पे हम विद ट्रेडिशन, ताकि आपको भी आसान हो फॉलो करना, हम फर्स्ट स्लॉट में ही लगाएंगे। और इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे आपने रैम इंस्टॉल की थी स्टार्टिंग में, M.2 SSD इंस्टॉल की थी, यहाँ भी कुछ फिंगर्स होगी। बेसिकली ये जो कनेक्शन पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ फिंगर्स है। ये छोटा सा फिंगर है, ये बड़ा वाला फिंगर है, ये छोटा सा लैच मैकेनिज्म है। तो आपको क्या करना है, इन फिंगर्स को अलाइन करना है और पिन्स को अलाइन करना है और सिंपली वहाँ पे स्लॉट इन करके इसको पुश इन करना है जब तक आपको एक छोटी सी क्लिक की आवाज़ आ जाए। वो छोटा सा क्लिक इस लॉक से आता है। ये लॉक है जो आपके पूरे इतने बड़े राक्षस जैसे ग्राफिक कार्ड को संभाल के रखता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं बताऊंगा 2 मिनट में क्यों फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो हमारा बेसिकली एक टेस्ट बेंच सेटअप तैयार होने लगा है। हम अपनी मदरबोर्ड की केबल्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे हमने इस 8 पिन CPU को इंस्टॉल किया था, पावर केबल को हम लोग यहाँ भी वैसे ही इंस्टॉल करेंगे। इट्स वेरी इजी। आपको उसी तरीके से जो लॉक है, क्लिक लॉक, और यहाँ पे छोटा सा एक लैच होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे आपको मैच करना है। बस अगर आपकी वो सही पोजीशन पे आ जाए, बिल्कुल बराबर पैरेलल पोजीशन पे आ जाए, तो आप उनको पुश कर सकते हो एंड यहाँ पे एक छोटी सी क्लिक की आवाज़ आएगी। अगर वो क्लिक की आवाज़ आ जाती है यानी आपका पावर सप्लाई आपकी पावर केबल इंस्टॉल हो गई है। हमने जैसे बाकी कंपोनेंट्स को भी इंस्टॉल किया और मदरबोर्ड से कनेक्ट किया, अब हम लोग अपनी हार्ड ड्राइव को भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम पोस्ट में चेक कर सके, टेस्ट में चेक कर सके। मदरबोर्ड के डब्बे में आपको SATA केबल्स भी मिलेगी जो दिखने में कुछ ऐसी नहीं होती, एक्चुअली सीधी होती है। हमने थोड़ी कुछ ट्रिकरी की हुई है। ये केबल बेसिकली आपकी यूज़ होगी हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए। एंड ये दोनों तरफ से एक जैसी है, तो ऐसा कोई ओरिएंटेशन नहीं है कि आपको ये वाला एंड लगाना है, ये वाला एंड लगाना, आप कोई भी एंड किसी भी साइड पे लगा सकते हो। पहली बात तो ये, हार्ड ड्राइव को हमेशा ध्यान से संभाले, कभी इसको गिराए ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो ध्यान से। अब हार्ड ड्राइव में 2 कनेक्टर्स होंगे। जो लंबा वाला कनेक्टर है वो पावर के लिए यूज़ होता है और जो छोटा वाला कनेक्टर है वो एक्चुअली SATA यानी मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप सिंपली एक SATA केबल का एंड हो, तो जैसे आप इंसर्ट करोगे ये एक छोटा सा क्लिक सुनाई देगा, यानी ये लॉक हो गई, ये निकलेगी नहीं। और आप SATA पावर वाली केबल को, जो थोड़ी लंबी होती है, जो चौड़ी होती है दिखने में, उसको भी उसी तरह इंसर्ट करोगे और प्रेस करोगे और ये भी क्लिक के साथ लॉक हो जाएगी। तो आपकी हार्ड ड्राइव में पावर और SATA कनेक्ट हो चुकी है। एंड नाउ फॉर कनेक्टिंग इट टू द मदरबोर्ड के नॉर्मली इस एरिया पे आपके ना SATA कनेक्टर्स होते हैं। एक्चुअली मैं गलती कर दी, मैं पहले हार्ड ड्राइव पे कनेक्ट कर लेना चाहिए था, बाद में ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करना चाहिए था, लेकिन चलो प्रोसेस सेम है। सेम उसी तरह आपको अलाइन करना है और इंसर्ट करना है, और इंसर्ट होने के बाद छोटा सा क्लिक सुनाई देगा और आपकी हार्ड ड्राइव या SSD इंस्टॉल होगी। SSD इसलिए बिकॉज जो 2.5 इंच SSD होती है वो भी यही कनेक्टर यूज़ करती है, सेम इंटरफेस दोनों का। तो विद दिस वी आर रेडी टू पोस्ट नाउ। अब हम लोग PC को ऑन करेंगे बिना इसको केस के अंदर डाले हुए। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मदरबोर्ड के मैनुअल को रेफर करना है और ये पता करना है कि फ्रंट पैनल कनेक्टर्स कहाँ पे है। हर मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल कनेक्टर्स एक छोटा सा ग्रुप होता है कनेक्टर्स का, पिन्स का, तो आपको पता करना है। वो नॉर्मली फ्रंट पैनल के नाम से जाना जाता है, मैनुअल पे आप चेक कर सकते हो। एंड इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताऊँगा, लेकिन अब हम लोग सिर्फ टेम्पररी इसको ऑन कर लेते हैं। मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिन्स है ना, वो ये पहले राइट में टॉप में ये 2 पिन्स हैं। इन दोनों पिन्स के बीच में अगर आप कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट टच करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा और सर्किट पूरा होने की वजह से आपका जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा। ये बहुत एसेंशियल है ये ट्रिक जानना, चाहे आप कितने भी न्यूबी हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में जाके। तो जो पावर स्विच है हमारा वो राइट से ऊपर पहली 2 पिन्स है, ठीक है, दीज
1 and 2, 1 2। अब नॉर्मली होना ये चाहिए कि आपको अपनी GPU की केबल यानी ग्राफिक्स कार्ड की HDMI केबल या डिस्प्ले पोर्ट केबल अपने ग्राफिक्स कार्ड पे कनेक्ट करना है। ध्यान रखें ग्राफिक्स कार्ड पे कनेक्ट करना है, बिकॉज यू आर यूजिंग अ डेडिकेटेड GPU। तो आपको मदरबोर्ड पे कुछ नहीं कनेक्ट करना, यानी इस एरिया में कुछ कनेक्ट नहीं करना, और अपना PC ऑन करना है। तो जब आपका PC ऑन होना शुरू हो जाए और पहली बार उस पर कंपनी के मतलब मदरबोर्ड का लोगो आना शुरू हो जाए, तो कुछ मदरबोर्ड्स आपको बोलेंगे कि वो आप F1 दबाओ, कुछ मदरबोर्ड्स बोलेंगे आप डिलीट दबाओ। हमारे केस में डिलीट है तो हम डिलीट दबाते हैं और हम पहली बार बायोस में एंटर करेंगे। एंड ये MSI का बायोस है, और हमें बेसिकली इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे सिर्फ 3 चीज़ें मेन चेक करनी है कि हमारे CPU का टेम्परेचर कितना है और कितनी रैम हमारी डिटेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे MSI के बायोस में यहाँ पे मेमोरी साइज़ लिखा होता है, मेमोरी साइज़ 16 GB, बिकॉज हमने 16 GB किट इंस्टॉल की है, तो वो हमारी प्रॉपर इश्यू हो गई है। CPU टेम्परेचर बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है, यानी हमारा जो हमने CPU कूलर इंस्टॉल किया वो भी ठीक इंस्टॉल हुआ है। और एक हमें जल्दी से ऑप्शन चेक करना है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे स्टोरेज का। स्टोरेज में हमारी 2 SSDs हमने इंस्टॉल की थी, वो दोनों यहाँ पे शो हो गई, तो हमारा ये स्टेप भी पूरा हो गया है। इस पॉइंट पे हम लोग अभी बायोस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एटलीस्ट मैं नहीं करता, मैं लास्ट में जाके छेड़छाड़ करूँगा। तो बस हमें इतना सा चेक करना था, एंड नाउ वी आर रेडी टू बिल्ड दिस। तो अब जब हमारा PC एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, तो हम डिसअसेंबल करते हैं PC को, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह निकालते हैं ताकि हम इसको केस में लगा सके वापस। लोग कई बार बता तो देते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन ये नहीं बताते ग्राफिक्स कार्ड निकालना कैसे है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लॉक है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड निकालना है तो बेसिकली किसी भी तरीके से आपको ये लॉक दबाना है। लॉक दबाने के बाद आपको ग्राफिक कार्ड को उसी लॉक के साइड से पुल करना है, और उस तरफ से पुल करने के बाद दूसरी तरफ से भी पुल करेंगे और कार्ड आपका ऊपर आ जाएगा। बिना ये लॉक खोले आप ग्राफिक कार्ड को नहीं खींचेंगे, बिकॉज दैट कैन बी डेंजरस। आपका PCI स्लॉट टूट सकता है, खासकर इतने बड़े ग्राफिक्स कार्ड के साथ। ग्राफिक कार्ड को एक्चुअली निकालने से पहले अपने केबल्स निकालना ना भूलें, बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफिक कार्ड के केबल्स पहले निकाल लोगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान रह जाता है। क्लिप दबा के कार्ड को एक साइड से पुल करके फिर दूसरे साइड से पुल करना है, एंड योर कार्ड विल बी रिमूव्ड। CPU केबल को भी वैसे ही निकालेंगे, क्लिप्स को प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ पुल करेंगे। अब सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है निकालनी, वो होती है 24 पिन केबल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट फिट होती है। आपको इस तरीके से होल्ड करना है और क्लिप को प्रेस कर लेना, क्लिप को निकालना, और केबल को पकड़ते हुए या कनेक्टर को पकड़ते साइड टू साइड मूवमेंट करनी है। आप साइड टू साइड मूवमेंट करोगे इस डायरेक्शन में और पुल करोगे धीरे धीरे, तो निकल जाएगी। ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, आराम से निकल जाती है। थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन इट विल बी सेफली रिमूव्ड। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी ऑल इन वन कूलर भी निकालना है। वेल, मैं रेकमेंड करता हूँ कि ऑल इन वन कूलर बाहर ही हमेशा इंस्टॉल करें, बिकॉज वो छोटे छोटे इंसर्ट्स वगैरह केस के अंदर एक बार लगाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है, मैं ट्राई करता हूँ कि केस के बाहर ही AIO को असेंबल कर लो, और बस दोनों को, मदरबोर्ड और रेडिएटर दोनों को एक साथ केस के अंदर इंस्टॉल करो। वो कभी कभार आसान होता है, कभी कभार मुश्किल होता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। लेकिन हम लोग जिस केस के साथ आज काम करने वाले हैं वो काफ़ी बड़ा है, तो हमें, मुझे लगता नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो मैं केस के बारे में बताना तो भूल ही गया। इट्स द MSI Creator 400M। ये एक ऐसा केस है जो बेसिकली डिज़ाइन स्टूडियोज़ वगैरह के लिए थोड़ा टारगेटेड है, प्रोफेशनल्स के लिए टारगेटेड है। ये काफ़ी बड़ा केस है, जैसे कि दिख ही रहा है आप लोगों को। हमेशा टेम्पर्ड ग्लास को संभालने के टाइम, खोलने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको चेक करना है केस को ओपन करने के बाद, वो है स्टैंड ऑफ्स। अब मॉडर्न केसेस में स्टैंड ऑफ्स इंस्टॉल होते हैं। बेसिकली स्टैंड ऑफ होते क्या है, जहाँ पे एक्चुअली आपका मदरबोर्ड रेस्ट होता है। छोटे छोटे मेटल के स्टैंड्स है, आप समझ लो, जो प्रोटेक्शन कर लेते हैं ताकि आपके मदरबोर्ड के साथ कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो आपको चेक करना है कि स्टैंड ऑफ सारे लगे हैं कि नहीं। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमें ज़्यादा स्टैंड ऑफ लगाने की ज़रूरत है। अगर स्टैंड ऑफ नहीं इंस्टॉल, तो आप एक बार अपने केस के साथ आए जो एक्सेसरी बॉक्स है उसके अंदर चेक कर ले, तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टैंड ऑफ्स होंगे। वो दिखने में कैसे होंगे, मैं उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। स्टैंड ऑफ इंस्टॉल करने के लिए एक डेडिकेटेड टूल आता है जो हर केस के साथ नहीं आता। अगर आपके केस के साथ नहीं आता तो आप सिंपल प्लायर भी यूज़ कर सकते हो, या कोई किस्म का दूसरा कोई डिवाइस यूज़ करके बेसिकली उसको टाइट करना है जब तक वो फ्लैट ना हो जाए। तो हमारे केसेस में इंस्टॉल्ड है, तो हम सीधा आगे काम कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात ज़रूर होती है हर केस में कि अगर आपको पहले मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है, पहले रेडिएटर की पोजीशनिंग खाली करनी है कि नहीं, कुछ या कुछ क्लियरेंस वगैरह चेक करनी कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी देख के कि जो हमारा रेडिएटर है वो शायद डायरेक्टली यहाँ पे फिट ना हो मे बी, तो हमें थोड़ा सा एक बार क्लियरेंस चेक करना पड़ेगा।
तो ऑलरेडी इस केस में 140 मिलीमीटर के 2 फैंस फ्रंट पे माउंटेड है, तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज हम यहाँ पे ऑल इन वन कूलर इंस्टॉल करने वाले हैं अपना। तो उनको निकाल लेते हैं हम लोग और उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो एक एडवांस टिप आप लोगों के लिए, अगर आप लोग केस में फ़ैन्स इंस्टॉल करने वाले हैं ना, पहली बार भी चाहे इंस्टॉल करें या फिर आपने कोई नया फ़ैन इंस्टॉल किया है, तो अगर आपको ये जो एक्चुअल फैन स्क्रूज होते हैं जिन दिखने में ऐसे होते हैं, फोटोज़ आपके स्क्रीन के सामने होगी, अगर आपको वो इंस्टॉल करना है, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। इनको कहते हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रूज, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई थ्रेड्स नहीं है। जैसे नट एंड स्क्रू में थ्रेड्स होते हैं ना, जहाँ पे आप नट को कसते हैं या स्क्रू करते हैं, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको बेसिकली थ्रेड्स खुद बनाने पड़ते हैं। अगर आप केस के अंदर करते हैं ना, तो कभी अगर मुश्किल हो जाती है, तो इस आपका काम आसान बनाने के लिए आप केस के बाहर फ़ैन को रखें, अपने स्क्रूज़ को पकड़ें और उनको केस के बाहर ही इंसर्ट करें। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपको स्क्रू को पहले 2 टर्न आगे घुमाना है, यानी टाइट करना है, 2 टर्न वापस करना है, 2-3 टर्न आगे, 2-3 टर्न्स पीछे। एंड जब आप केस में आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, आपको ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर से मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2 टर्न अंदर, 2 टर्न बाहर, 2-3 टर्न अंदर, फिर 2-3 टर्न वापस। तो हमारे मदरबोर्ड में तो जो आयो शील्ड है वो बिल्ट इन है, तो हमें एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाय चांस आपका ऐसा बोर्ड नहीं है, तो आपके मदरबोर्ड के साथ एक ऐसी प्लेट आई होगी जो आपके मदरबोर्ड के डब्बे के अंदर होगी, एंड वो दिखने में कुछ ऐसी होती है, दिखने में कुछ ऐसी प्लेट होगी जिसको आपको केस के अंदर इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है। तो नॉर्मली ऑडियो पोर्ट्स नीचे तो मुसी ओरिएंटेशन के साथ जाते हैं, आपको बस यहाँ पे अलाइन करना है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर मैच करना है और इसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे आपको कुछ 3-4 क्लिक्स सुनाई देगी। तो अगर आपको क्लिक्स सुनाई दे तो यानी आपका जो आयो शील्ड है वो इंस्टॉल हो चुका है। हमें रेडिएटर प्लस मदरबोर्ड यहाँ पे अपना प्लेस करना है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने दोस्त की हेल्प भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ध्यान रखें कि आपके कोई केबल्स वगैरह सामने ना हो, ताकि आपको इंस्टॉलेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी को हेल्प करने बोल सकते हैं, थोड़ा सा संभाल ले किसी तरीके से भी। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल अपने स्टैंड ऑफ्स के साथ मदरबोर्ड के होल्स को अलाइन करना है और फिर उनको अपने सही जगह पे प्लेस करना है। सेंटर वाले होल को देखें और उसके आसपास के होल को देखें, आपका अलाइनमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम लोग अभी रेडिएटर को अपनी जगह पे प्लेस कर लेते हैं। तो उसके बाद जो ट्यूब्स है कि क्या वो ऊपर होनी चाहिए, वो क्या नीचे होनी चाहिए, क्या बेटर रहता है। अब जनरली क्या होता है कि रिकमेंडेड तो हमेशा यही रहता है कि जो आपकी ट्यूब्स है वो नीचे माउंट हो, ठीक है, और आपका जो पंप है वो ऊपर माउंट हो, और वो सबसे प्रेफरेबल पोजीशन है। अगर अदरवाइज अगर नहीं करते तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी नॉइज़ क्रिएट होती है पंप के आसपास का। इट्स नॉट डेंजरस, जैसे कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, डेंजरस इतना ज़्यादा नहीं होता। इट्स मोर लाइक कि अनॉयंस ज़्यादा है। सबसे डेंजरस पोजीशन वो होती है कि जब आप रेडिएटर को बिल्कुल फ्लैट माउंट करते हैं और पंप उसके ऊपर माउंट करते हैं, वो सबसे डेंजरस पोजीशन है। उसको अवॉइड करना किसी तरीके से। सबसे सेफेस्ट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ पंप लाइफ वो होती है जब आप रेडिएटर को टॉप पे माउंट करते हैं, यानी छत पे, रूफ पे, और उस पंप उसके नीचे, वो सबसे सेफ होता है। लेकिन टेम्परेचर्स के मामले में वो सबसे बेस्ट नहीं होता। टेम्परेचर्स के मामले में फ्रंट वाला एरिया सबसे बेस्ट होता है। इस केस में हमें फ्रंट पे ही माउंट करना पड़ेगा बिकॉज टेक्निकली हमारी लिमिटेशन है। अगर आपके केस में ऊपर जगह है तो ऊपर भी माउंट कर सकते हो, फ्रंट जगह है फ्रंट पे भी माउंट कर सकते हो। प्लीज़ हैव अ लुक एट योर केसेस मैनुअल। मैंने सेफ लोकेशंस बता दी, तो आपकी चॉइस है, आपको दिखने में कैसा अच्छा लगेगा, आपके लिए जो भी सूटेबल ऑप्शन रहे। तो एक जनरल केबल मैनेजमेंट की एडवाइस देना चाहता हूँ। जो भी आपके फैंस होंगे ना, तो आप हमेशा कोशिश करना उनकी जो केबल्स निकलती है वो एक ही पॉइंट से निकले बाहर। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने क्या किया, तीनों केबल्स को, तीनों जो फ़ैन केबल्स है उनको एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा किया और वहाँ से एक ब्रेड बनाई है। और ये जो ब्रेड है ये हमारी स्पेशल टेक्निक है। तो आपको बस अपने रेडिएटर को अपने जो स्लिट्स होती हैं या फिर जो पॉइंट्स होंगे स्क्रूज़ के लिए वहाँ पर अलाइन करना है और हमारे फैंस को पुट करना है वहाँ पे। अब आपके जो स्क्रूज यूज़ होने वो आपके रेडिएटर के साथ आएंगे। केसेस के साथ ये स्क्रूज नहीं आएंगे, तो आपको अपने कूलर के बॉक्स के अंदर चेक करना है। वो स्क्रूज थोड़े लंबे होते हैं दिखने में नॉर्मल से, और वो बेसिकली फ़ैन के आर पार जाके, फ़ैन की बॉडी के आर पार जाके रेडिएटर से माउंट होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने गलती से गलत स्क्रूज यूज़ कर लिए तो चांसेस है कि आप अपने रेडिएटर को डैमेज कर सकते हैं। तो जितना हो सके सेफ खेलें, ज़्यादा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग मदरबोर्ड के स्क्रूज लगाएंगे, और सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि
बीच वाला स्क्रू लगाए। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रू लगा लिया, मैं बाकी स्क्रूज आपको लगा के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके मदरबोर्ड के स्क्रूज हैं वो आपके केस के साथ आएंगे। तो केस में शायद मेरे ख्याल से कोई 10-15 स्क्रूज आते हैं ऐसे। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा अपने 9 स्क्रूज पूरे लगाओ, अलाइन करके आपको बस उनको स्क्रू इन करना है। अब सबसे प्रॉब्लमेटिक जो स्क्रू होता है माउंट करना वो होता है ये वाला टॉप लेफ्ट वन, जो सबसे टॉप लेफ्ट में होता है। इसके आसपास जगह बहुत कम होती है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे आपके जो CPU कनेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी जगह में होते हैं। तो इस चीज़ के टाइम इंस्टॉल करने के टाइम ये केस तो काफ़ी बड़ा है इसलिए काफ़ी जगह है, मैं आराम से कर सकता हूँ, लेकिन कई केसेस छोटे होते हैं तो उधर प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें, स्क्रू कहीं मिसिंग ना रह जाए और आपके मदरबोर्ड के कहीं पीछे ना घुस जाए तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है अगर वो टच कर जाए किसी मेटल पॉइंट को। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्क्रू लगाने के टाइम थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। तो अभी हमने केस में मदरबोर्ड और रेडिएटर इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप होगा यहाँ पे पावर सप्लाई इंस्टॉल करना। तो जनरली पावर सप्लाई अगर आपके केस में ऐसे शाउड है तो वो राइट साइड, केस के राइट साइड से इंस्टॉल होगी और कुछ केसेस में पीछे से भी इंस्टॉल होती है। अगर आपके शाउट नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग अपने केस को उल्टा करेंगे ताकि हम लोग अपनी पावर सप्लाई इंस्टॉल कर सकें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पावर सप्लाई की जो पावर सप्लाई का फ़ैन है वो ऊपर की तरफ फेस करना है कि उसको नीचे की तरफ फेस करना है, यानी हवा यहाँ से खींचेगा कि केस के अंदर से खींचेगा, वो चॉइस आपकी है। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वहाँ पे हवा यहाँ से एंटर होती है, यहाँ से इनटेक होता है हवा का, तो फ़ैन को नीचे की तरफ माउंट करना है आपने। आप PSU को यहाँ पे आराम से स्लाइड कर सकते हो और चली जाती है। लेकिन जो हमारा केस है, बिकॉज ये थोड़ा सा थोड़ा फ्लैशी केस है, थोड़ा प्यारा केस है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पीछे एक ब्रैकेट होता है जिसको आपको यूज़ करना पड़ता है, तो हम वो यूज़ करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। और सारी केबल्स आप लगा के रखना बिकॉज बाद में केबल्स को मैनेज करना इन शाउट वाले PC केसेस में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपने केस में फैंस को नीचे रख रहे हैं बिकॉज मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा इस केस के लिए। अब हम लोग अपनी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर लेते हैं और हार्ड ड्राइव इंस्टॉलेशन का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगा आपके केस पे, बिकॉज कुछ केसेस में ट्रेस आती है, कुछ केसेस में वो डायरेक्टली माउंट हो जाती है। तो आपको अपने केस के मैनुअल को सर्च करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपके केस का ट्रेस है तो नॉर्मली आपको बस यहाँ पे पिन्स मैच करनी होती है और यहाँ पे पुट करना पड़ता है, इसको प्लेस करना पड़ता है और उसके बाद आप इसको ट्रे के अंदर स्लाइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग फाइनली शुरू करेंगे अपने केबल्स को कनेक्ट करना। जल्दी से बता दें कि कौन सी जनरल केबल, बड़ी बड़ी केबल्स कहाँ से पास करनी, जनरल आइडिया दे देता हूँ और इतना बेसिक केबल मैनेज कर लेते हैं कि हम लोग PC अपना ऑन कर सकें। तो CPU केबल को मैनेज करना सबसे आसान है। तो नॉर्मली हमारा जो CPU सॉकेट है वो CPU पावर कनेक्टर है वो यहाँ पे होगा, अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में होगा। तो अगर आपके केस में ऐसे ओपनिंग है तो वहाँ से आप पहले इसको पास कर ले। आजकल जो ज़्यादा केसेस आते हैं वहाँ पे ऐसे ओपनिंग्स बनी होगी आपके केबल्स वगैरह पास करने के लिए दूसरी साइड पे, तो हम लोग अपने 24 पिन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कनेक्टर यहाँ पे है, कुछ इस एरिया में है, तो हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। GPU केबल्स को मैं लास्ट में निकालना प्रेफर करता हूँ बिकॉज वो थोड़ी ज़्यादा जगह लेती है। तो अभी हम लोग पहले अपनी हार्ड ड्राइव की केबल्स को यूज़ कर लेते हैं। आपका जो हार्ड ड्राइव केबल है यानी SATA केबल है वो सिर्फ हार्ड ड्राइव को पावर करने के लिए यूज़ नहीं होती, कभी कभार केस के मान लीजिए कोई लाइटिंग वगैरह है उसको पावर करने के लिए भी काम आती है। SATA केबल पे, पावर केबल पे आपको देखोगे यहाँ पे कुछ केबल्स में सिर्फ 4 कनेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4। हार्ड ड्राइव आपको यहाँ पे लगानी है तो आपकी केबल यहाँ पे रहेगी, लेकिन अगर आपको कोई दूसरी चीज़ एक्सेसरी पावर करनी है तो आपको एक्स्ट्रा SATA कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे। इस एरिया को जो हार्ड ड्राइव ट्रे है उसको एज अ केबल मैनेजमेंट का एरिया यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये खाली पड़ा रहेगा, यूज़ में आ जाएगा ऐसे। अब सबसे बेस्ट तरीका है सारी IO केबल्स को सॉर्ट करना कि वो कौन कौन सी IO केबल्स है। इस केस में काफ़ी ज़्यादा IO केबल्स है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स है। 3 केबल्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी, वो है ऑडियो की केबल, फ्रंट पैनल की केबल्स यानी पावर बटन की केबल्स और साथ ही आपके USB पोर्ट की केबल। ये 3 हमेशा एग्जिस्ट करेगी चाहे जितना भी बेसिक केस हो। मदरबोर्ड के साइड पे कौन सा पोर्ट कहाँ पे आपको याद रखना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में। तो हमें पता है कि हमारा जो USB Type-C वाला पोर्ट है वो मदरबोर्ड के पावर कनेक्टर के साथ है, तो हम लोग इस केबल को यहाँ से पास कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, जस्ट अभी के लिए। ये हमारी है केबल फ्रंट पैनल की यानी हमारी पावर स्विच की, और पावर स्विच जैसे मैंने पहले बताया था हमारे बोर्ड के राइट बॉटम कॉर्नर पे है। और ये मच्छर यहाँ पे क्या कर रहा है,
सॉरी फॉर द मच्छर। सॉरी, हमें पता है कि हमारा जो पावर बटन है वो यहाँ लगेगा मदरबोर्ड के आसपास, तो हम यहाँ से भी केबल पास कर सकते हैं, यहाँ से भी पास कर सकते हैं। फ्रंट ऑडियो की केबल आपकी नॉर्मली जो आपका मदरबोर्ड होता है जनरली आपके इस एरिया में, अगर आप देख पा रहे हैं, सॉरी जनरली आपके लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ आपका ऑडियो कनेक्टर होता है, तो हम उसको वहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग केबल यहाँ से पास कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। USB 3 पोर्ट मुझे पता है इस मदरबोर्ड का इस एरिया में, तो इसलिए मैं इसके आसपास ही रखूँगा केबल को फ़िलहाल के लिए। ये हमारी USB 2 पोर्ट की केबल है, वो हमें पता है कि यहाँ पे है कहीं के आसपास। हम लोग अभी केस को उल्टा करते हैं और अपनी सारी जो केबल्स हमने पास थ्रू की है उनको एक एक करके कनेक्ट करते हैं। अब मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार अपने मदरबोर्ड के लेआउट को दोबारा चेक कर लो कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, कैसे इंसर्ट करना है। जो मेजॉरिटी केबल से मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में ही, पोस्ट के टाइम ही। तो सबसे पहले हम लोग अपने मदरबोर्ड के केबल 24 पिन केबल को लगाते हैं। इसके बाद हम लोग CPU के पावर केबल को लगाते हैं, पावर कनेक्टर को। दिस इज नोन एज द USB 3 केबल। इसका मेन यूज़ होता है आपके केस के फ्रंट पैनल के USB 3 कनेक्टर्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना, यानी पावर करना। काफ़ी जगह भी लेता है और इसकी जो पिन्स है काफ़ी पतली है, टेढ़ी, मतलब बहुत ही फ्रेजाइल है, तो थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करने के टाइम ध्यान रखें। अब बाकी कनेक्टर्स की तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा लैच है, उस ओपनिंग को उस कनेक्टर से के साथ मैच करना है और ये एक ही वे में जाता है। तो एक बार कनेक्ट होने के बाद इसको आप पुश कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि USB और HD ऑडियो वाली केबल्स दिखने में काफ़ी हद तक सेम होगी, ठीक है, लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन होगा, एक में USB लिखा हुआ है, एक में HD ऑडियो लिखा हुआ है। ये जो कनेक्टर है ये सिर्फ एक ही तरीके से घुसेगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट होगा जहाँ पे कोई पिन नहीं होगी, और सिमिलरली कनेक्टर पे भी एक ऐसा स्पॉट होगा जहाँ पे कोई पिन नहीं होगी। तो आपको ब्लैंक स्पॉट को ब्लैंक स्पॉट से मैच करना है एंड यू आर जस्ट रेडी टू पुश। इसको किसी मतलब सिंपल कनेक्टर को लगाने जैसा है। सिमिलरली ऑडियो में भी ऐसा ही है, एक ब्लैंक पोर्ट होगा यहाँ पे और आपका जो ऑडियो कनेक्टर होगा वहाँ पे लिखा होगा HD ऑडियो, मदरबोर्ड के ऊपर लिखा होगा। ब्लैंक पॉइंट को यहाँ के ब्लैंक पॉइंट से मैच करेंगे और कनेक्टर को पुश करेंगे। इट्स वेरी इजी प्रोसेस एक्चुअली, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप आराम से कर सकते हो इसको। तो अब हम लोग अपना Type-C कनेक्टर इंस्टॉल करते हैं। आप चाहे इस ओरिएंटेशन में करें, इस ओरिएंटेशन में करें, ये दोनों साइड से इंस्टॉल हो जाते हैं। क्लिक की आवाज़ आती है, बस आपको पुश करना है। इट्स जस्ट लाइक इंस्टॉलिंग एक्चुअली एनी USB Type-C डिवाइस। अब हम लोग बात करते हैं RGB केबल्स की। RGB केबल्स दो टाइप की होती है, एक होती है 3 पिन RGB केबल और एक होती है 4 पिन RGB केबल। जो 3 पिन है वो नॉर्मली ARGB के नाम से भी जानी जाती है और इन दोनों को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके LEDs वगैरह जल सकती है, तो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखें। दोनों ही RGB केबल्स में प्रॉपर मार्किंग्स होंगी कि कौन सा पिन कहाँ पे लगना है, तो आपको बस वो पिन्स मैच करना होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी जो पिन्स होते हैं काफ़ी पतली होते हैं, तो कभी कभार वो सही जगह पे एक बार में नहीं घुसती और केस में कभी कभार जगह भी कम होती है, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बिगनर्स को। तो बस थोड़ा सा टाइम दें, आराम से चेक कर लें। ARGB कनेक्टर के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो सिर्फ एक ही तरीके से घुस सकता है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो 4 पिन RGB होती है वो बिकॉज सिमेट्रिकल है डिज़ाइन में, तो आपको 12 वोल्ट की जो पिन है उसको 12 वोल्ट पिन से मैच करना पड़ता है मदरबोर्ड पे। तो बस उतना सा ख्याल रखें और इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी डेडिकेटेड RGB से रिलेटेड वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ तो वो फ्यूचर के लिए है, तो अभी मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली हम लोग अपनी फ्रंट पैनल कनेक्टर्स को लगा देते हैं और ये सबसे मुश्किल कनेक्टर्स होता है कई बिगनर्स के लिए, लेकिन इनको लगाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, उसको याद कर लो। मतलब किसी बुक की तरह याद रख लो, किसी टेबल की तरह याद कर लो और उसके बाद काफ़ी आसान हो जाता है आपका काम। उनकी लोकेशन नॉर्मली बिल्कुल बॉटम में होती है मदरबोर्ड के, और ज़्यादातर मदरबोर्ड्स पे वो राइट साइड पे होती है, यानी बॉटम राइट साइड पे। तो ये बेसिकली 9 पिन्स होती है जिनमें आपको कनेक्टर्स लगाना होता है। इनको कनेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ पहले पावर कनेक्टर इंस्टॉल करना, फिर उसके ठीक नीचे हमारा रीसेट कनेक्टर लगता है। रीसेट के बाद मैं पावर LED प्लस और पावर LED माइनस कनेक्ट करता हूँ और ठीक उन दोनों के नीचे हमारा हार्ड ड्राइव LED का कनेक्टर लगता है। नॉर्मली ये लगाने में आसान होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट, यानी नॉर्मली केसेस में जगह कम होती है, इसलिए लगाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है।
अब इस पॉइंट पे मैं आपको केबल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और दिखाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट की फुटेज मेरी डिलीट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, तो मैं वो आपको शो नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे एक फास्ट फॉरवर्डेड वर्जन दिखा रहा हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पे, बस केबल्स जो भी मैंने पास की थी उनको पीछे से थोड़ा सा टाइडी अप कर दिया है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेलक्रो यूज़ करना, तो उन्हीं वेलक्रो और केबल टाइज को लेके केबल्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, थोड़ा बांध दिया केस से। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ जस्ट वेट फॉर इट। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं, जस्ट सब्सक्राइब इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में होगी, तो बस आप वेलक्रोज वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपना टाइडी अप करने के लिए, और ये हर केस के लिए अलग अलग प्रोसेस होगा। तो इस बिल्ड का मैं प्रॉपर केबल मैनेजमेंट नहीं शो कर पाया, तो उसके लिए सॉरी, बट लेट्स कंटिन्यू। अभी आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, हमेशा ग्राफिक कार्ड अपना लास्ट में इंस्टॉल करना चाहिए जब आपने सब कुछ कर लिया हो, बिकॉज कभी कभार ज़रूरत क्या पड़ जाती है कि इंस्टॉलेशन के टाइम ही आपको अपने केबल्स वगैरह को थोड़ा रिकन्फिगर करना पड़ता है, या कोई लगा के दोबारा निकालना पड़ सकता है। और ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको अपने PCI स्लॉट्स खोलने पड़ेंगे। अब कुछ केसेस में ये स्क्रू से लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन कुछ केसेस में ये तोड़ने पड़ते हैं। आपको खोलना बड़ा सिंपल है, आपको अपने स्क्रू ड्राइवर से 2 PCI स्लॉट्स खोलने। तो हमारे पास फर्स्ट में हमारा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा, तो हम फर्स्ट नहीं निकालेंगे, हमारा सेकंड में लगेगा, तो इसलिए हम सेकंड वाला ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट PCI स्लॉट कवर निकालेंगे। अब ये जो स्क्रूज खोल रहे हो आप, उन्हीं को यूज़ करके आपका ग्राफिक्स कार्ड माउंट होगा। बस आपको अपना अलाइन करना है और यहाँ पे पुश करना है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ का अलाइनमेंट करना है कि आपके जो ये वाली पिन्स हैं, ठीक है, ये वाले पिन्स, ये आपके मदरबोर्ड और केस के बीच में कहीं फिट होगी, ठीक है। और अगर वो आपका ग्राफिक कार्ड नहीं घुस रहा किसी वजह से, तो एक बार ज़रूर चेक कर ले कि ये जो 2 पिन्स है वो एक्चुअली मदरबोर्ड के पार जा रही है कि नहीं। कभी अगर मदरबोर्ड से टच हो रही है तो इसी वजह से ग्राफिक कार्ड पुश नहीं कर पा रहे होते आप, तो उस चीज़ को आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और वही 2 PCI स्लॉट वाले स्क्रूज़ यूज़ करके आप ग्राफिक कार्ड को टाइट कर दें। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देता हूँ कि जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड को स्क्रू से टाइट करने वाले हो ना, हमेशा ग्राफिक्स कार्ड को थोड़ा सा ऊपर पुश कर लें, ताकि आपका ग्राफिक्स कार्ड में सैग थोड़ा सा कम हो जाए, ज़्यादा ना रह जाए। कनेक्टर्स हमने दोनों यहाँ पे पुल कर लिए। सेम क्लिप को लॉक करना है, आपको एक क्लिक सुनाई देगा और इसका मतलब है आपका कनेक्टर इंस्टॉल्ड है। मैं एक चीज़ ऑलमोस्ट भूल ही गया था, और वो है साटा केबल लगाना, बिकॉज हमने सब कुछ लगा लिया है। तो अब साटा केबल लगी है, तो साटा केबल लगाने का तरीका वही है कि आपको अपनी पिन्स को मैच करना है। ये वैसे ग्राफिक कार्ड लगाने से पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया इसके बारे में, तो कोई नहीं, देरी सही, लेकिन लग जाएगा हमारा कनेक्टर यहाँ पे। तो साटा केबल के इंस्टॉलेशन के बाद आपका PC रेडी है, एंड इफ़ एवरीथिंग वेंट राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। आपने अभी एक अपना PC तैयार किया है, बनाया है खुद। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है OS की इंस्टॉलेशन। मतलब उसके बारे में मैं तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 1-2 लिंक दे दूंगा कि कैसे विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, आप चेक कर सकते हो जाके। डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपको कुछ सॉफ्टवेयर की लिंक्स होंगी जो मेरे ख्याल से हर PC में ज़रूर होनी चाहिए। मतलब OS इंस्टॉलेशन के बाद ड्राइवर्स डालो, ड्राइवर्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डालो, एंड उसके बाद अपने गेम्स एंजॉय करो जाके। तो गेम्स वगैरह खेलने जाने से पहले एक बार हम लोग MSI की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू MSI, जो इन्होंने मतलब हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए फॉर द बिल्ड एंड एज वेल एज थोड़े मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए अपने कुछ छोटे मोटे, तो थैंक यू सो मच। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स थे, ये बेसिकली पार्ट है MSI के क्रिएटर सीरीज़, क्रिएशन सीरीज़ का। तो मुझे इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। केस, हाँ, इस केस के बारे में 1-2 चीज़ें बात करनी थी, लेकिन वो इसके डेडिकेटेड रिव्यू में आएगा। एंड मैं जानता हूँ सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। फॉर एग्जांपल देयर विल बी अ डेडिकेटेड केबल मैनेजमेंट वीडियो कमिंग अप नेक्स्ट। इसके बाद आएगी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक कुछ डेडिकेटेड गाइड भी करना चाहते हैं रिलेटेड टू RGB, कि कौन से RGB सॉफ्टवेयर हैं और कैसे सिंक वगैरह उनको किया जाता है, या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई नो कई सारे क्वेश्चंस अभी भी होंगे आप लोग के दिमाग में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी ये मेरी पहली ट्यूटोरियल वीडियो, यानी आप कह सकते हो एक गाइड है मेरे लिए, जिसमें पहली बार आपको कुछ सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी फीडबैक है कि मैंने कैसे किया या कुछ स्टेप्स चेंज करने चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कोई ऐसा जो स्टेप है जो आप अलग करते हैं इससे, तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।